नमस्कार और स्वागत है। आज हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हाँ, मतलब चैटबॉट्स और कंटेंट क्रिएशन से हटकर। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस असल में इनसे काम की जानकारी, मतलब गहरी इंसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं। और ये आज के बिजनेस वर्ल्ड का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ज्यादातर कंपनियों के पास इतना डेटा है जितना पहले कभी नहीं था। सेल्स के आंकड़े, कस्टमर फीडबैक, ऑपरेशनल लॉग्स। सब कुछ डेटा की तो जैसे बाढ़ आई हुई है, लेकिन जो काम की जानकारी है, वो समझ जो एक्शन लेने में मदद करे, वो कहीं मिलती नहीं। इसी को हमारे सोर्सेज ने इनसाइट गैप कहा है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारे पास जो डेटा है और हमें जो जानकारी चाहिए, उसके बीच की खाई वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। सही बात है। कंपनियां ये तो जानती हैं कि पिछले महीने सेल्स 15% गिरी, लेकिन क्यों गिरी, कहाँ गिरी, और सबसे जरूरी अब करना क्या है? इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। और देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे जो पारंपरिक डैशबोर्ड्स हैं, जैसे टैब्ल्यू या पावर बीआई, हाँ, वो इस गैप को कम करने के बजाय और मुश्किल बना देते हैं। वो आपको बहुत खूबसूरती से बताएंगे कि क्या हुआ। स्क्रीन पर एक बड़ा लाल रंग का नंबर दिखेगा, रेवेन्यू डाउन 10%। बिल्कुल। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि क्यों हुआ। तो एक तरह का इंटरप्रिटेशन बॉटलनेक बन जाता है। मतलब डेटा एनालिस्ट का काम प्रॉब्लम सॉल्व करना कम, और बस नंबर्स का मतलब निकालना ज्यादा हो जाता है। सही। वो घंटों लगाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10% की गिरावट कीमत बढ़ाने से हुई, या कोई नया कंपेटिटर आ गया, या फिर हमारी सप्लाई चेन में ही कोई दिक्कत थी। एग्जैक्टली और जब तक वो क्यों ढूंढ कर लाते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है, एक्शन लेने का सही समय ही निकल जाता है। यहीं पर मुझे लगता है एलएलएम्स को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। इन्हें एक चैटबॉट नहीं, बल्कि कुछ और समझना होगा। हाँ, इसे एक रीजनिंग लेयर या एक कॉन्टेक्स्ट इंजन की तरह सोचना होगा। ओके, रीजनिंग लेयर। ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा मार्केटिंग जैसा भी। क्या ये सच में रीजन या तर्क कर सकता है, या ये बस एक बहुत ही एडवांस्ड पैटर्न खोजने वाली मशीन है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रीजनिंग से हमारा मतलब यहाँ इंसानी सोच जैसा नहीं है। अच्छा। यहाँ इसका मतलब है बड़े पैमाने पर डॉट्स को कनेक्ट करना। एक एलएलएम वो कोई नया डेटा नहीं बना रहा है, वो आपके मौजूदा डेटा को ही एक नए तरीके से पढ़ता और समझता है। तो वो सेल्स के आंकड़ों, मार्केटिंग कैंपेन के नतीजों और कस्टमर कंप्लेंट्स को एक साथ रखकर उनके बीच रिश्ते ढूंढता है। बिल्कुल। ऐसे रिश्ते जो शायद किसी इंसान की नजर से आसानी से छूट जाएं। अच्छा, तो इसका काम हुआ मुश्किल एनालिटिक्स को एक आसान भाषा की कहानी में बदलना। सही पकड़ा आपने। मतलब ये हमारे मौजूदा बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई टूल्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनके ऊपर एक ताकतवर लेयर जोड़ रहा है। हाँ, ये एक बेहतरीन एनालॉग है। जैसे कार का स्पीडोमीटर आपको बताता है कि आपकी स्पीड क्या है, लेकिन एलएलएम उस एक्सपर्ट दोस्त की तरह है जो मैप, ट्रैफिक और इंजन की आवाज सुनकर बताता है कि आपकी स्पीड क्यों कम हो रही है। ये क्या के साथ क्यों को जोड़ता है। दैट्स द परफेक्ट एनालॉजी। तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे सोर्सेज में एक 6 स्टेप वर्कफ्लो की बात हुई है, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्टेप्स तो वही हैं जो ज्यादातर कंपनियां पहले से ही कर रही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही, आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। इस वर्कफ्लो के पहले 3 स्टेप्स, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन और बीआई लेयर, ये तो एनालिटिक्स का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, मतलब अलग अलग सिस्टम से डेटा खींचना, उसे साफ करना ताकि उस पर भरोसा किया जा सके, और फिर उसे डैशबोर्ड पर चार्ट्स और ग्राफ में दिखा देना। ज्यादातर कंपनियों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उसी डैशबोर्ड के साथ जिस पर लिखा होता है राजस्व 10% गिरा। एग्जैक्टली। असली जादू, जो चीज बिल्कुल नई है, वो चौथे स्टेप से शुरू होती है, कॉन्टेक्स्ट लेयर। कॉन्टेक्स्ट लेयर। ये वो पॉइंट है जहां हम एलएलएम को सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह ट्रीट करना बंद करके उसे एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह ट्रेन करना शुरू करते हैं। हम उसे सिर्फ नंबर्स नहीं देते, हम उसे बिजनेस का संदर्भ देते हैं। संदर्भ से क्या मतलब है? क्या हम उसे कंपनी के सीक्रेट्स बता रहे हैं? नहीं नहीं, सीक्रेट्स नहीं, बल्कि परिभाषाएं। हम उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी में एक्टिव यूजर का क्या मतलब है, या कस्टमर चर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इस तिमाही के लिए हमारा सेल्स टारगेट क्या था। अच्छा। बिना इस कॉन्टेक्स्ट के एलएलएम के लिए नंबर सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के साथ वो समझ पाता है कि कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा बुरा, और कौन सा उम्मीद के मुताबिक नहीं है। समझ गई। तो हम मॉडल को बिजनेस की भाषा सिखा रहे हैं। इसके बाद 5वां स्टेप आता है, एलएलएम प्रोसेसिंग।
तो इस स्टेज पर वो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करता है। हाँ, अब वो सिर्फ ये नहीं देखता कि सेल्स गिरी है, वो एक साथ कई डायमेंशन में देखता है। किस रीजन में गिरी, किस प्रोडक्ट लाइन में, किस सेल्स टीम के अंडर। क्या ये गिरावट किसी मार्केटिंग कैंपेन के बंद होने के ठीक बाद हुई? बिल्कुल। या क्या उसी समय हमारे कस्टमर सपोर्ट टिकट्स में बढ़ोतरी हुई थी? वो इन सब सवालों के जवाब एक साथ ढूंढता है। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर लाता है, इनसाइट आउटपुट। यहीं पर हमें वो मिलता है जो एक नॉर्मल रिपोर्ट कभी नहीं दे सकती। बिल्कुल। एक पारंपरिक रिपोर्ट का आउटपुट क्या होगा? तीसरी तिमाही में राजस्व 10% गिरा, बस फुल स्टॉप, खत्म। लेकिन एक एलएलएम का इनसाइट आउटपुट कुछ ऐसा होगा। राजस्व 10% गिरा है और ये गिरावट मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखी गई है। ओके। ये गिरावट उन शिपिंग देरी के साथ मेल खाती है जिनकी रिपोर्ट की गई थी, जिससे हमारे पुराने लॉयल कस्टमर्स की तरफ से आने वाले रिपीट ऑर्डर्स में कमी आई है। नए कस्टमर से आने वाली डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा। वाह, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। ये किसी भी सोमवार सुबह की मीटिंग का माहौल बदल सकता है। बिल्कुल। सीईओ को बस रेवेन्यू डाउन 10% वाली पैनिक ईमेल नहीं मिलती, जिससे पूरी सेल्स टीम पर सवाल उठने लगते हैं। इसके बजाय उन्हें एक शांत और फोकस्ड एनालिसिस मिलता है। बातचीत ब्लेम गेम से हटकर सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाती है। इट टर्न्स पैनिक इनटू अ प्लान। एग्जैक्टली। आप भूतों का पीछा नहीं कर रहे होते, आप एक पहचानी हुई एक कॉन्क्रीट समस्या को ठीक कर रहे होते हैं। आपको पता है कि प्रॉब्लम नए कस्टमर्स लाने में नहीं, बल्कि पुराने कस्टमर्स को संभालने में है, और वो भी खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। और आपका एक्शन प्लान वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। चलिए, इसे कुछ और प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। सेल्स वाला उदाहरण तो बहुत दमदार था। मार्केटिंग में ये कैसे काम करेगा? वहां तो डेटा और भी बिखरा हुआ होता है। मार्केटिंग के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। सोचिए, आपका कैंपेन डेटा एक जगह है, वेबसाइट का एनालिटिक्स दूसरी जगह, और सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो तीसरी जगह। और एक डैशबोर्ड शायद आपको बताएगा कि एंगेजमेंट गिरा, लेकिन क्यों गिरा? यही तो $1 मिलियन सवाल है। एलएलएम इन सब बिखरे हुए सिग्नल्स को जोड़ सकता है। वो देख सकता है कि एंगेजमेंट तब गिरा जब आपने अपनी मैसेजिंग में खास बदलाव किया। अच्छा। और ये गिरावट खासकर आपके पुराने लौटने वाले यूजर्स के बीच हुई है, नए यूजर्स के बीच नहीं। ये फैसिनेटिंग है, क्योंकि एक डैशबोर्ड ये फर्क नहीं बता सकता। वो बस एक गिरावट दिखाएगा। वो ये नहीं बता सकता कि गिरावट इसलिए है क्योंकि नया कैंपेन ही खराब है, या इसलिए कि वो आपके वफादार ग्राहकों को पसंद नहीं आ रहा। भले ही वो नए लोगों को खींच रहा हो, एलएलएम इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कर सकता है। मतलब ये आपको बताता है कि आप अनजाने में किसे नाराज कर रहे हैं, और ये जानकारी आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदल सकती है। बिल्कुल। जैसे और भी जटिल एरिया में तो ये बहुत शक्तिशाली होगा, जहां एक छोटी सी देरी का असर दर्जनों चीजों पर पड़ता है। ऑपरेशंस में तो ये और भी गहरा काम करता है। मान लीजिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उनके डैशबोर्ड पर रोजाना शिपमेंट में देरी दिखती है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं दिखता। एलएलएम उनके ऑपरेशनल डेटा, कर्मचारियों के शिफ्ट शेड्यूल और वेयरहाउस के लॉग्स का एक साथ विश्लेषण करता है। और उसे क्या मिलता है? कोई ऐसा पैटर्न जो पहले नहीं दिखा? उसे एक ऐसा पैटर्न मिलता है जिसे किसी इंसान ने पहले कभी नहीं जोड़ा था। मैंने एक ऐसी ही कंपनी के साथ काम किया था। एलएलएम ने पाया कि देरी रैंडम नहीं थी। तो वो सिर्फ मंगलवार को होती थी, सिर्फ एक खास वेयरहाउस में, और सिर्फ सुबह की शिफ्ट बदलने के ठीक बाद। अच्छा, तो ये एक सिस्टेमिक फेलियर नहीं था? बिल्कुल। लेकिन इन 3 डॉट्स, मंगलवार, एक वेयरहाउस और शिफ्ट चेंज, को आज तक किसी ने एक साथ नहीं जोड़ा था। तो पूरी सप्लाई चेन को बदलने के बजाय उन्होंने बस उस 1 घंटे के प्रोसेस को ठीक कर लिया। कमाल है। और फाइनेंस में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? फाइनेंस में भी यही लॉजिक है। बजट से ज्यादा खर्च क्यों हुआ, ये समझाना हमेशा एक चुनौती होती है। हाँ, बिल्कुल। एलएलएम लागत के अलग अलग कारणों, जैसे रॉ मटेरियल की कीमत, प्रोडक्शन वॉल्यूम में बदलाव और बाहरी बाजार के फैक्टर्स को एक साथ जोड़कर समझा सकता है कि असल खर्च पूर्वानुमान से अलग क्यों है। तो ये बता सकता है कि क्या ये कच्चे माल की कीमतों में एक बार की बढ़ोतरी की वजह से हुआ, या हमारी अपनी किसी अंदरूनी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है जो बार बार हो रही है। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक अस्थायी समस्या है, दूसरी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये जानकारी फाइनेंस टीम को बेहतर पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये सब मौजूदा टूल्स के साथ कैसे फिट होता है? क्या कंपनियों को अपना पूरा एनालिटिक सिस्टम फेंक कर नया बनाना होगा? बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। ये मौजूदा सिस्टम को हटाता नहीं, उसे पूरा करता है। ओके।
आपका डेटा एसक्यूएल या स्प्रेडशीट में प्रोसेस होता है, पावर बीआई या टैब्लो में उसके डैशबोर्ड बनते हैं, और ज्यादातर कंपनियां यहीं रुक जाती हैं। अब आप उस डैशबोर्ड के समरी आउटपुट को उठाते हैं, उसे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाते हैं और उसे एलएलएम को देते हैं। तो एलएलएम उस रीजनिंग लेयर की तरह काम करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, और इसका नतीजा एक संवादात्मक या इंटरैक्टिव इनसाइट सिस्टम होता है। अब यूजर सिर्फ डेटा को देखते नहीं है, वो उससे सवाल पूछ सकते हैं। वो सच में ये पता लगा सकते हैं कि कुछ क्यों हुआ, न कि सिर्फ ये कि क्या हुआ। बिल्कुल। तो अगर हम इसके रणनीतिक फायदों को समराइज करें तो हमारे सोर्सेज में 3 मुख्य बातें सामने आती हैं: स्पीड, क्लैरिटी और फोकस। हाँ, सबसे पहले स्पीड, क्योंकि जिन इनसाइट्स के लिए एनालिस्ट को पहले कई दिन लगते थे, वो अब मिनटों में मिल सकती हैं। बिल्कुल, इससे फैसले तेजी से होते हैं। दूसरी है क्लैरिटी। एलएलएम्स आसान इंसानी भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ डेटा साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स हेड जैसे नॉन टेक्निकल लोग भी एनालिटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। और तीसरा जो मुझे सबसे जरूरी लगता है वो है फोकस। इतने सारे डेटा में हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान देना नामुमकिन है। सही बात है। एलएलएम सिर्फ उन चीजों को सामने लाता है जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, जो सच में मायने रखती हैं। ये शोर को कम करता है और टीमों को असली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एलएलएम्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, इनकी अपनी सीमाएं हैं। हाँ, और इनका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही समझदारी है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो क्या खतरे हैं इसमें? सबसे बड़ा खतरा यह है कि एलएलएम सत्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आप उसे अधूरा या गलत डेटा देंगे तो वो बहुत आत्मविश्वास के साथ गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। इसे ही हैलुसिनेशन कहते हैं, है ना? हाँ, जहां वो ऐसी कहानियां बना सकता है जिनका डेटा से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस और वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो भी आउटपुट आए उसे आंख बंद करके मान नहीं लेना है, उसे असल डेटा से क्रॉस चेक करना होगा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात है ह्यूमन इन द लूप। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान की भूमिका खत्म नहीं होती, बल्कि और जरूरी हो जाती है। अच्छा। इसका लक्ष्य इंसानी सोच को ऑटोमेट करना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है। एलएलएम्स आपको बता सकते हैं कि क्या और क्यों हुआ, लेकिन आगे क्या करना है, ये रणनीतिक फैसला अभी भी इंसान का ही है। तो अंत में ये किसी नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, या एनालिटिक्स की उस आखिरी मील की समस्या को हल करने के बारे में है। हाँ, डेटा और असल समझ के बीच की खाई को पाटना। बिल्कुल। एलएलएम्स एनालिटिक्स की जगह नहीं लेते हैं, वे उसे पूरा करते हैं। इस डेटा से भरी दुनिया में असली फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास सबसे ज्यादा डेटा है। फायदा उन्हें मिलेगा जो उस डेटा को सबसे तेजी से एक्शनेबल इंसाइट में बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। और एलएलएम्स ऐसा करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल बनकर उभर रहे हैं। यह एक बेहतरीन सारांश है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अपने काम में उस एक बड़े बिजनेस सवाल के बारे में सोचिए जिसका क्या तो आपके डैशबोर्ड पर साफ साफ दिखता है, लेकिन जिसका क्यों आज तक एक रहस्य बना हुआ है। शायद उस क्यों का जवाब एक एलएलएम को पता हो।